हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ कनाडा के एक अपडेट को लेकर जो कि लेटेस्ट ही आया है, और वो है फाइलिंग प्रोसेस। प्लस साथ में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्यूबेक के लेकर कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, और उसके लेकर स्टूडेंट्स क्या एक्शन लेने वाले हैं जो कि लेटेस्टली सामने देखने को आ रहा है। आज सब कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कनाडा को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो कि कनाडा एम्बेसी ने राइट नाउ किया है IRCC के मेंबर्स के थ्रू। इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है, और वो है फाइलिंग प्रोसेस को लेकर। फाइलिंग प्रोसेस इन सच, जब भी पहले हमारे पास कोई फाइल लगती थी और कोई भी हमें डॉक्यूमेंटेशन जो एम्बेसी हमसे डिमांड करती थी, लाइक हमारा PCC हो गया, जो कि बहुत ही कम जो है डिमांड किया जाता है एम्बेसी की तरफ से स्टूडेंट को, पर अगर डिमांड किया जाता है देन फिर बच्चा जो है अपना PCC जो होता है वो सबमिट कराता है। बट विदाउट डिमांड जो है कोई भी PCC मैंडेटरी नहीं है। और वैसी तरह बायोमेट्रिक हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर IELTS की री अपीयरेंस या फिर री एग्जाम का पेपर होगा, ये भी बहुत एक रेयर डॉक्यूमेंट है जो कि एम्बेसी आपसे मांगता है। बट इन केस जब वो मांगेंगे तो ये जो वो लिस्ट है हमारे पास, कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की, जो एम्बेसी आपको ऑन डिमांड मांगता है। और पहले सिचुएशन ये होती थी कि जब भी एम्बेसी आपको ऑन डिमांड पहले ये मांगता था तो आपको अनलिमिटेड टाइम देता था। अनलिमिटेड टाइम सच कि जब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ड्यूरिंग योर फाइल प्रोसेस, आप सबमिट करवा देना कि जब भी आपके पास होंगे, चाहे आपकी फाइल लगी हो या फिर लगने वाली है या फिर लग चुकी है और वो इनिशिएट होने वाली है, नो इश्यू, जब भी होंगे आप करवा देना। बट राइट नाउ जो न्यू चेंज आया है वो इसकी प्रोसेसिंग टाइम को लेकर आया है। जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उनकी अनलिमिटेड टाइम वो ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी ये बैड न्यूज़ नहीं है या गुड न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, बट एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने इसकी एक लिमिट जो है वो सेट कर दी है। और वो ये लिमिट ये है कि जब भी एम्बेसी या फिर IRCC का मेंबर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आपको जो टाइम दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने का वो 30 डेज़ होगा। सो विद इन 30 डेज़ आपको अपनी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करानी पड़ेंगे जो भी एम्बेसी की तरफ से आपसे डिमांड किए गए हैं। और इन 30 दिनों के बाद अगर आप सबमिट कराते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं होंगे, वो आपकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो फिर उसके बाद IRCC मेंबर या फिर एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये 30 जो डेज़ है ये बहुत ही कम टाइम होता है एक फ़ाइल की प्रोसेसिंग को लेकर। सो अगर जब भी आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आए, सो ट्राई करना कि अपना जो प्रोसेस है वो फास्टली जो है वो अटैम्प्ट कर ले। और अगर नहीं कर पाए और इन केस आपको 30 डेज़ जो हैं कम लग रहे हैं, तो आपको वेब फॉर्म के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए, जो आपको ईमेल वहाँ से आई है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, रिवर्ट डालना पड़ेगा और एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप 30 दिनों में जो है इसकी सबमिशन नहीं करा पाए। और अगर आप नहीं करवाते हैं, फिर चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी इसका इफेक्ट पड़ेगा वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और कोई भी नहीं होगा। और आपको ये फास्ट जो प्रोसेस है बड़ा फास्ट अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और इन केस नहीं कर पाते तो जो आपके कंसल्टेंट्स हैं उनको आप कहिए कि एक वेब फॉर्म जनरेट करें, या जहाँ से आपको ईमेल आया है उनको वो खुद रिवर्ट करें कि आपको क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका रीज़न विद प्रूफ विद एविडेंस जो है आप अटैच करके स्कैन करके उनको जो है सबमिट करवा दीजिए। और उनको अगर आपने ऑन टाइम अगर सबमिट करवा दिया और उनकी तरफ से अप्रूवल आ गया, सो आपकी फ़ाइल पे या फिर आपकी वीज़ा पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने नहीं करवाया, सो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर पड़ेगा। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। डेफिनेट जो इफेक्ट है वो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको खुद ही उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि बेसिकली अगर इसका जब हम कहें कि बायोमेट्रिक उन्होंने हमसे मांगी है या फिर कुछ और हमसे मांगी है, वो प्रॉब्लम क्या है। राइट ना उन्होंने स्पॉटलाइट में ये कहा हुआ है कि हमने अपना सब कुछ ओपन किया हुआ है। वो अलग बात है चाहे प्रोसेस बड़ा स्लो चल रहा है या फिर प्रोसेस में आप क्यू में खड़े हो या लाइन में लगे हो। अगर आपने रीज़न ये दिया कि लॉकडाउन है और उसकी वजह से, अगर आपने कोई लोकल रीज़न दिया कि हमारे एरिया में लॉकडाउन है, इसकी वजह से कुछ ओपन नहीं है, इसलिए हम सब
सबमिट नहीं करा पाए और वो भी विद प्रूफ, तो वो एक्सेप्ट होगा, वरना इसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत कम है। क्योंकि पहली बात ये कि कुछ भी लॉकडाउन के कारण बंद नहीं है, ऑफ कोर्स स्लो डाउन है बट बंद नहीं है, जिसका उन्होंने इसको एक स्पॉटलाइट में रखा है कि हमारी तरफ से तो सब खुला है, और बट इसको लेकर अगर कोई इशू क्रिएट करता है या फिर कोई ये एक्सक्यूज़ बनाता है कि हम इसकी वजह से नहीं कर पाए, तो भी वो रिजेक्शन होगी, वो जो एक्सक्यूज़ होगा वो वैलिड नहीं ले पाएंगे। और फॉर सच अगर कोई और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू आ जाते हैं, वो जो सॉलिड रीज़न होना चाहिए एक्सेप्टेबल होंगे। कोई भी सिली रीज़न नहीं होगा कि हमें पता नहीं लगा, हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई, या फिर हम यहाँ है ही नहीं थे, या फिर हमारे कंसल्टेंट ने हमें नहीं बताया, या हम नानी के घर थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी सिली रीज़न जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ईमेल आपको मिला या नहीं मिला, वो आपका काम है डे टू डे अपने कंसल्टेंट से कंफर्म करना कि आपकी फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक उसका प्रोसेस पहुँचा है, कितना इसकी इनिशिएशन हो चुकी है, कितनी पड़ी है, कोई ईमेल तो नहीं आया। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपके कंसल्टेंट्स आपसे पैसे ले रहे हैं आपकी फ़ाइल के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे बार बार पूछिए। ये सोच के मत फ़ोन कीजिए कि हाँ अगर बार बार कर रहे हैं वो इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट होते हैं तो होने दो, ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम ही है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं। सो अपना ईमेल्स जो हैं वो ध्यान से चेक करना, क्योंकि गलती से ये जो है वो स्पैम में चली जाती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको जानने के लिए। और जो हमारे पास सेकंड है वो है क्यूबेक स्टूडेंट को लेकर। क्यूबेक स्टूडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है 70% ऐसी क्वेरीज हैं जिसमें डिप्रेशन हमें दिखता है स्टूडेंट्स की तरफ से, कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, उनको बहुत टेंशन हो रही है, किसी ने बहुत ही मुश्किल से पैसे जमा किए थे, उन्होंने फाइल लगाई थी, बट वो सब प्रॉब्लम हो रही है। और वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में कवर की है, बट मेनली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बात बताना चाहती हूँ, सिर्फ क्यूबेक ही नहीं, आउट ऑफ क्यूबेक भी यही स्पीड चल रही है फाइल के लिए। सो अगर आपको लगता है कि जो भी सस्पेंशन केस हुए थे उसकी वजह से ये रिजल्ट्स इतने टाइम ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ओवरऑल सारे कनाडा में हो रहा है और इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहले कि मोस्टली जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, और दूसरा ये है कि कनाडा में जो है थर्ड वेव जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कनाडा की वेबसाइट में कि उनकी कोविड की जो क्या सिचुएशन है। और जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो क्यूबेक के स्टूडेंट्स जो क्यूबेक के लिए अपनी फाइल लगा चुके हैं, वो 19 अप्रैल को जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कनाडा एम्बेसी, क्यूबेक एम्बेसी की अगेंस्ट। और ये प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसा वायलेंस या अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक पीसफुली जो है वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि हमारी एप्लीकेशंस का कुछ कीजिए। और वो भी कुछ ही बच्चे होंगे जो में लेटर लिखेंगे, उनको ईमेल लिखेंगे। तो उनको मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि विदाउट एनी वायलेंस जो है अपनी रिक्वेस्ट, अपना ड्राफ्ट तैयार करें। और आपको उसकी वजह से एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए जो आपको एक अच्छी सी गाइडलाइंस ले सके। अगर आपको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें कभी भी 9 to 5 जो है कांटेक्ट करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं। उनको खुद की तरफ से भी लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बन सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।